सोचिए, एक सुबह आप उठें और पता चले कि देश में बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है। अखबार सरकार की इजाजत से छपेंगे, नेताओं के बिना अपराध जेल में डाल दिया जाएगा, फोन सुने जाएंगे, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो गायब भी हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, यह सब किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि भारत की अपनी सरकार ने किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आज मैं बताने वाला हूं भारत के इतिहास का वो काला अध्याय जिसे कहा जाता है द इमरजेंसी। 25 जून सन 1975 से 21 मार्च सन 1977 तक चले इस दौर ने भारत को अंदर तक हिला दिया था। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र ही बंद करना पड़ा? क्या इंदिरा गांधी सच में देश बचा रही थी या अपनी कुर्सी? आज हम जानेंगे इमरजेंसी की पूरी कहानी, हर वो डार्क सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं। इमरजेंसी से पहले सन 1970 के दशक का भारत देश आज भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था। सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया था। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बहुत ताकतवर नेता माना जाने लगा। लोग उन्हें आयरन लेडी कहने लगे। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। युद्ध जीतने के बाद देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। तेल संकट आया, महंगाई तेजी से बढ़ी, राशन महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ने लगी, आम जनता परेशान थी। उधर सरकार के खिलाफ विरोध भी बढ़ रहा था। गुजरात में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बिहार में भी छात्र सड़क पर उतर आए और फिर इस आंदोलन का चेहरा बने जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने युवाओं को एकजुट किया और कहा, संपूर्ण क्रांति लाओ, यानी सिस्टम बदलो। धीरे धीरे ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सीधे इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिलने लगी। वो फैसला जिसने बदल दिया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। सन 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से जीती थी, लेकिन उनके खिलाफ केस दायर किया गया। आरोप था कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और कहा कि वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकती। पूरा देश हिल गया। विपक्ष ने तुरंत इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। उन्होंने पुलिस और सेना से भी कहा, गलत आदेश मत मानो। सरकार को लगा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जिसने भारत के लोकतंत्र को अंधेरे में ढकेल दिया। 25 जून सन 1975 की रात दिल्ली में अचानक हलचल बढ़ गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सलाह दी कि देश में इमरजेंसी लागू की जाए। कारण बताया गया, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए और आधी रात को भारत में इमरजेंसी लागू हो गई। उस रात क्या हुआ था? विपक्षी नेताओं को घरों से उठाया गया, फोन लाइनें काट दी गई, प्रेस की बिजली बंद कर दी गई, हजारों लोग को बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में शामिल थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरारी जी देसाई और खुद जेपी। सुबह जब लोग उठे तो भारत बदल चुका था। सरकार ने मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर लिया। अब कोई भी अखबार सरकार की इजाजत के बिना कुछ नहीं छप सकता था। अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तो अखबार बंद हो सकता था। पत्रकारों को धमकाया गया, कई संपादकों को जेल भेजा गया। उस समय एक मशहूर लाइन कही गई थी, जब प्रेस को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगी। कई अखबार डर गए, लेकिन कुछ ने विरोध भी किया। द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने विरोध जताना शुरू किया। कोशिश की, लेकिन सरकार बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। रेडियो पहले से सरकार के नियंत्रण में था, टीवी भी सरकार के हाथ में था, यानी जनता वही देखती और सुनती थी जो सरकार चाहती थी।
इमरजेंसी के दौरान हजारों नहीं लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक कानून था MISA यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमे जेल में डाल सकती थी। कोई सुनवाई नहीं, कोई जमानत नहीं, लोग महीने और सालों तक जेल में रहे। कई छात्रों को उठाया गया, लेखकों को पकड़ा गया, कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया गया और सबसे डरावनी बात, अगर किसी के परिवार वाले पूछते भी थे तो अक्सर जवाब नहीं मिलता था। देश में डर का माहौल बन चुका था। अब कहानी में आता है एक ऐसा नाम जो इमरजेंसी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चेहरा बन गया, संजय गांधी। संजय गांधी के पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं था, फिर भी उनकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। उन्होंने एक 5 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम हुआ फोर्स्ड सेटलाइजेशन प्रोग्राम। सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन इसे लागू करने का तरीका बेहद खतरनाक था। लोगों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए ले जाया गया, गरीबों को धमकाया गया, सरकारी कर्मचारियों पर टारगेट दिए गए। कई जगहों पर कहा गया नसबंदी कराओ वरना राशन नहीं मिलेगा। कुछ जगह नौकरी रोक दी गई, कुछ जगह बिजली पानी रोकने की धमकी दी गई। लोग डरने लगे, हजारों कैंप लगाए गए, लेकिन जल्दीबाजी और दबाव के कारण कई लोग की मौत हो गई। कई ऑपरेशन खराब तरीके से किए गए। आज भी इमरजेंसी का नाम आते ही बहुत लोग को सबसे पहले नसबंदी याद आती है। दिल्ली का टर्कमैन गेट, यह इमरजेंसी का एक और काला अध्याय है। सरकार शहर सुंदर बनाने के नाम पर झुग्गियां हटाना चाहती थी। लोगों के घर तोड़े जाने लगे। जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस कार्रवाई हुई, गोलियां चली, कई लोग मारे गए, लेकिन उस समय मीडिया पर सेंसरशिप थी, इसलिए सच्चाई पूरी तरह बाहर नहीं आ सकी। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि टर्कमैन गेट की घटना इमरजेंसी की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। इमरजेंसी के दौरान एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या सरकार किसी इंसान की आजादी पूरी तरह छीन सकती है? मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। एडीएम जबलपुर केस, इसे हैबिस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। सरकार का कहना था इमरजेंसी में नागरिकों के फंडामेंटल राइट रोके जा सकते हैं। और शॉकिंग बात तो यह थी, सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों ने सरकार का ही साथ दिया। यानी अगर किसी को गलत तरीके से जेल में डाला गया हो तो भी वो कोर्ट नहीं जा सकता था। हालांकि एक जज ने विरोध किया, जस्टिस HR खन्ना। उन्होंने कहा जीवन और स्वतंत्रता इंसान का मूल अधिकार है। उनका डिसेंट आज भी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में साहस की मिसाल माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ी। उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। इमरजेंसी में सबसे बड़ा हथियार था फियर, डर। लोग धीरे धीरे बोलते थे, फोन पर खुलकर बात नहीं करते थे। किसी को भरोसा नहीं था कि कौन किसकी जासूसी कर रहा है। सरकार के खिलाफ बोलना मतलब खतरा मोल लेना। यही कारण था कि धीरे धीरे पूरा देश चुप होता गया। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवाल पूछने से, और इमरजेंसी में सवाल पूछना लगभग अपराध बन गया था। सन 1977 में इंदिरा गांधी को लगा कि अब जनता उनके साथ है। उन्होंने चुनाव कराने का फैसला लिया। शायद उन्हें विश्वास था कि वो आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन उन्होंने जनता के गुस्से को कम आंका था। जेल से बाहर आए विपक्षी नेताएं एकजुट हो गए, जनता पार्टी बनी और चुनाव हुआ। परिणाम चौंकाने वाला था। उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट से हार गई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मुरारी जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च सन 1977 को इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन उसके निशान आज भी भारतीय लोकतंत्र पर मौजूद हैं। इमरजेंसी से भारत ने क्या सीखा? इमरजेंसी से भारत ने
एक बहुत बड़ी सबक सीखा कि लोकतंत्र कभी भी अपने आप सुरक्षित नहीं रहता। अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे, अगर मीडिया डर जाए, अगर संस्थाएं कमजोर पड़ जाए, तो लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इमरजेंसी के बाद संविधान में बदलाव किए गए ताकि भविष्य में कोई सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी का दुरुपयोग न कर सके। लेकिन आज भी लोग बहस करते हैं, क्या इमरजेंसी जरूरी थी? कुछ लोग कहते हैं उस समय देश में अनुशासन आया, ट्रेन समय पे चलने लगी, सरकारी काम तेज हुए। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं अगर विकास के लिए आजादी छीनना पड़े तो वो विकास नहीं, डर होता है। भारत की इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली कहानी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संविधान नहीं बल्कि जागरूक जनता होती है। क्योंकि जिस दिन जनता डर गई उस दिन लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या इमरजेंसी देश बचाने के लिए जरूरी थी या लोकतंत्र पर हमला था? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डीप हिस्टोरिकल स्टोरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।